हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने कक्षा 7th के इतिहास से चैप्टर नंबर 4 को शुरू किया हुआ है और इसके अंतर्गत हम बाबर और अकबर के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं कि मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य आगे बढ़ता है। जैसे कि हमने जाना था कि बाबर ने 1526 के अंदर जो पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, पानीपत की लड़ाई के तुरंत बाद किस प्रकार से बाबर ने भारतीय क्षेत्रों को सुदृढ़ करना शुरू किया था और इसी के साथ जो है भारत में एक नए वंश की स्थापना हो गई थी, एक नए साम्राज्य की स्थापना का जो है सूत्रपात हुआ, जो कि इतिहास में मुग़ल साम्राज्य के नाम से जाना गया। 1530 तक शासन करने के बाद उसके बाद जो उसका पुत्र हुमायूं है वो गद्दी पर बैठता है, जो कि अपने निर्वासन के लिए जाना गया। ये निर्वासन के लिए जाना गया था, कौन? हुमायूं को जाना गया था। हुमायूं ने को जो है 2 बार युद्धों के अंदर हराया शेरशाह सूरी ने। एक बार शेरशाह सूरी ने उनको 1539 के अंदर कन्नौज के युद्ध में हराया। दूसरी बार एक बार तो उनको 39 के अंदर उन्होंने चौसा के युद्ध में हराया, 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराया। कन्नौज का युद्ध जो कि इतिहास में बिलग्राम के युद्ध के भी जाना जाता है। उसके बाद ईरान के शाह के पास ये मदद के लिए भाग जाते हैं और किस प्रकार से फिर ये 1555 के अंदर दोबारा अपना शासन स्थापित कर पाते हैं। 45 से 55 के दौरान ये कहाँ पर, और यहीं पर इस निर्वासन के दौरान महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। राजा वीरसाल के यहाँ उनके महल में ईरान का जो शाह के यहाँ शरण ली हुई थी, वहीं पर जो अपने इतिहास के महान मुस्लिम राजा हुए जहीरुद्दीन अकबर, उनका जन्म हुआ था। और उसी दौरान अकबर की मदद शाह ने की और बाबर की मदद जो है शाह ने की और शाह ने पुनः दिल्ली को अपने कब्जे में किया। लेकिन दुर्भाग्य था कि उनका वो सीढ़ियों के गिर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई 1526 में। और दीन पनाह का जो पुस्तकालय था, शेर मंडल के नाम से जाना जाता है, शेर मंडल नामक पुस्तकालय, सीढ़ियों के गिरने से, सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके ऊपर महान जो इतिहासकार हैं लेनपोल महोदय, उन्होंने ये कहा था कि हुमायूं अपनी ज़िंदगी भर भटकता रहा और अंत में लुढ़कते लुढ़कते उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। तो इस प्रकार से हमने इन दो के बारे में जाना, अकबर के बारे में भी जाना था। आज हम अकबर के जो बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं जहांगीर के बारे में डिस्कस करते हैं। जहांगीर, जिसका कि बचपन का नाम सलीम हुआ करता था। क्या नाम था? बचपन का नाम सलीम था जहांगीर का, जिसने 1605 से लेकर के 1627 तक दिल्ली के सिंहासन पर अपना राज किया, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ कर के राज संचालन किया था। अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था। मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी, वो जहांगीर के समय ही उन्होंने स्वीकार की थी। इसके बाद उन्होंने सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, जो पूर्णतः सफल नहीं हो पाए थे। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसका पुत्र था खुर्रम, जो कि बाद में सम्राट शाहजहां के नाम से जाना गया। उन्होंने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रही थी। तो ये जो जो खुर्रम था, क्योंकि खुर्रो से पहले जहांगीर के शासनकाल के दौरान उसका पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र खुसरो, उन्होंने भी क्या किया था? विद्रोह करने की कोशिश की थी 1606 के अंदर। जैसे वो गद्दी पर बैठते हैं 1606 के अंदर, खुसरो साहब जो कि ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्होंने इनके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ जो है क्या किया था? आक्रमण किया था, एक तरह से अभियान चलाया था, जिसको जहांगीर ने पकड़वा करके अंधा करवा दिया था। ठीक है। उसके बाद जहांगीर ने सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने जो खुसरो था उसकी मदद की थी, मदद करने की वजह से उनको फांसी दिलवा दी थी।
तो ये इनके बारे में थोड़ी सी कहानी। आगे देखिए शाहजहाँ के बारे में जानते थोड़ा। शाहजहाँ जिनका शासनकाल 27 से लेकर के 58 तक रहा, जिन्होंने जहांगीर के खिलाफ जो काफ़ी अभियान चलाए थे। खुर्रम के नाम से इनको जाना जाता था, पर क्या नाम था इनका? बचपन का नाम खुर्रम था, जो कि इतिहास के अंदर शाहजहाँ के नाम से जाने गए। जहांगीर शाहजहाँ किस नाम से जाने गए? इतिहास के अंदर इनके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। इतिहास में शाहजहाँ के नाम से जाने गए। जोधपुर का शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जो थी, उसके ये पुत्र हुए थे। यानी जगत गोसाई किसकी पुत्री थी? उदय सिंह की। और उसका विवाह किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ। और जोधाबाई का पुत्र था, इसके बचपन का नाम खुर्रम हुआ करता था। देखिए अहमदनगर के जो वजीर था मलिक अंबर, उसके विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी। यानी ये शाहजहाँ जो नाम रखा गया खुर्रम का, ये शाहजहाँ नाम कहाँ से कब कैसे रखा गया? शाहजहाँ का जो नाम शाहजहाँ पड़ा पहले, क्योंकि बचपन ही में इनका नाम क्या था? खुर्रम हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया था? अहमदनगर का वजीर था मलिक अंबर, उसके विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया था और उस अभियान में काफ़ी सफलता इनको मिली थी। और उस अभियान की वजह से इनको क्या मिल गया था? ये खुश होकर के जहांगीर ने इनको ये नाम दिया था। फिर इनका विवाह जो किसके साथ हुआ? नूरजहाँ का भाई था आसफ खां। जो नूरजहाँ जहांगीर की जो पत्नी थी, उनकी पुत्री थी आरजूमंद बानो बेगम। जो बानो बेगम से हुआ था, आरजूमंद बानो बेगम जो है ये आसफ खां की पुत्री थी। नूरजहाँ का जो पहला पति था आशफ खां। नूरजहाँ का पहला पति था आशफ खां, क्योंकि नूरजहाँ जो कि मेहरुनिशा थी, इतिहास में बाद में नूरजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये जहांगीर के साथ इनका विवाह हुआ था। किसका? नूरजहाँ का। इनसे इनके जो पहले पति थे आशफ खां, उनसे इनको एक पुत्री थी जिसका नाम था आरजुमन बानो बेगम। इससे इसका जो विवाह हुआ, जो इतिहास के अंदर मुमताज़ के नाम से जानी गई, जिनके प्रेम कथा के रूप में या प्रेम निशानी के तौर पर क्या बनवाया गया है? ताजमहल बनवाया हुआ है। जहांगीर का सबसे छोटा बेटा था शहरयार। शहरयार का विवाह जो है नूरजहाँ के पहले पति से ही उत्पन्न पुत्री से हुआ था, दूसरी पुत्री से। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो इतिहास है वो चलता है। तो अब देखिए अपने यहाँ पर दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। शाहजहाँ ने अपने अभियान देखो अपने पिता के समय में ही अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को हराया था, जिससे खुश होकर के इनको शाहजहाँ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बुंदेलों की हार हुई। अहमदनगर के विरुद्ध जो अभियान हुआ था उसमें बुंदेलों की हार हुई थी और ओरछा पर इनका कब्जा हुआ था। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान चलाया इन्होंने, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार के सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। कंधार किसके हाथ में चला गया? वापस से सफ़ाविदों के हाथ में। 1632 में आखिरकार अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर को सेना अभियान के बल पर, किसके आधार पर? सेना अभियान के सुलह के द्वारा इसको शामिल किया गया था। इस प्रकार से 1657 से 57-58 में शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनके बीच जो है उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ जाता है। और इस उत्तराधिकार युद्ध के अंदर जो औरंगजेब हैं वो विजयी होते हैं, क्योंकि दारा सिको इनमें जो बड़े थे उनके बीच और औरंगजेब के बीच 2-3 युद्ध होते हैं। लेकिन जो धर्मत का युद्ध होता है वो काफ़ी निर्णायक युद्ध होता है, जो कि 25 अप्रैल 1658 को हुआ था। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? धर्मत का युद्ध जो है वो 25 अप्रैल, धर्मत का युद्ध 25 अप्रैल कब हुआ? 25 अप्रैल 1658। 25 अप्रैल 1658 को ये युद्ध हुआ। ये निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद दारा की पराजय हो जाती है और शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह किस रूप में जाना जाता था? जिनको दारा सिकोह जो हार जाता है उनको शाह बुलंद के तौर पर जाना जाता था। उसके बाद 1658 में ही औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में दोबारा से इसको पराजित किया और पराजित करने के बाद फिर इसने राजधानी पर कब्जा करके अपना
जो है पताका फहरा डाली थी। तो इस प्रकार से शाहजहाँ जो औरंगजेब है ये सफल होता है। और औरंगजेब का देखिए शासन कब से कब तक चलता है। यहाँ पर देखिए 1658 से लेकर के 1707। 1663 में उत्तर में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः कब्जा कर लिया। किन्होंने? अहोमों ने। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के जो राठौड़ राजपूत थे उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर डाला। इसका कारण क्या था? उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। यानी जो राठौड़ राजवंश था, राठौड़ों ने मुगलों के खिलाफ जो है युद्ध क्यों किया? जो उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था उस मामले के अंदर उन्होंने क्यों ना? क्योंकि देखिए इन्होंने जो राठौड़ वंश थे इनके खिलाफ भी जो है काफ़ी जो है उत्तराधिकार संबंधी जो युद्ध हस्तक्षेप किए थे। उसी के साथ मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। प्रारंभ में तो ये सफल रहते हैं, लेकिन जब शिवाजी को संधि के लिए बुलाया जाता है मुगल दरबार के अंदर, उसके साथ औरंगजेब अपमानित व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से वो जेल से भाग जाते हैं और पुनः अपना राज्य स्थापित करते हैं। और एक प्रकार से जो इनका औरंगजेब का जो अपमानित करने वाला जो शिवाजी को तो तरीका था वो इनको रास नहीं आया और आगरा की स्थित जो मुगल कैद खाना था वहाँ से ये भाग जाते हैं। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। किन्होंने? शिवाजी ने, वीर शिवाजी। करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध उन्हें फिर से अभियान चलाया। अब देखिए यहाँ पर औरंगजेब का पुत्र होता है अकबर द्वितीय। इस दौरान कौन है? अकबर द्वितीय हैं ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर डाला। यानी देखिए क्या परंपरा चल रही है, अपने पिता के खिलाफ जो मुगल शासक हैं, मुगल राजकुमार हैं, वो विद्रोह करके क्या करते हैं? अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग भी मिला। यानी किसको? जो राजकुमार अकबर है, अकबर द्वितीय। ये अकबर वो नहीं है जो 1604 में जिनकी 1605 में मृत्यु होती है, 1604 में आगरा के वो स्थापना करते, वो अकबर नहीं है। ये अकबर द्वितीय औरंगजेब के पुत्र। अंततः वह सफाविद की शरण में ईरान भाग जाता है। कौन? अकबर द्वितीय। अब अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने क्या किया? जो दक्कन के शासक थे उनके खिलाफ सेनाएं भेजनी शुरू कर दी। उनके खिलाफ सेना भेजी तो 1685 के अंदर 1685 में बीजापुर और 1687 के अंदर गोलकुंडा को मुगलों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन ये साम्राज्य में मिलाने का जो इनका फैसला था ये क्षणिक था, क्योंकि 1658 में औरंगजेब ने जो दक्कन में मराठों जो कि छापामार पद्धति का उपयोग किया करते थे उनके खिलाफ अभियान जो चलाया, खुद उसका प्रबंधन किया, स्वयं चलाया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, जो कि सतनामी कहाँ के? नारनौल के सतनामियों के विरुद्ध, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठों को विद्रोहों का सामना करना पड़ा। यानी एक तरह से देखा जाए जो औरंगजेब था, औरंगजेब अपने मृत्यु पर्यंत तक युद्धों में उलझा रहा और युद्धों के उलझे रहने की वजह से ही ये जो है अपने साम्राज्य के, क्योंकि साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो चुका था लेकिन ये उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए थे। अब इस प्रकार से इतने साम्राज्य विस्तृत होने के बाद जब सिखों ने, जैसे कि हम जाने सतनामियों का विद्रोह कब हुआ? 1672 में हुआ। सिखों ने 1675 में विद्रोह कर दिया, राजपूतों ने 1678 में विद्रोह कर दिया। सार्वजनिक सदाचार के लिए जो महोत्सव नियुक्त किए जाते थे वो भी इनके जो मामलों को नहीं सुलझा पाते थे, नहीं सुलह कर पाते थे। आखिरकार जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय, उसने दुर्गादास के बहकावे में आकर के अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। यानी एक तरह से देखा जाए जो कि अकबर द्वितीय था उसने किसके विद्रोह में आकर के औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? दुर्गादास राठौड़ के उसमें आकर के औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल के जो एक आकृति है जिसको कि फुअड़ ताजमहल भी बोलते हैं, ये बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, औरंगाबाद एमपी में,
औरंगाबाद के अंदर उन्होंने द्वितीय ताजमहल का निर्माण करवाया, जो कि 1679 के अंदर करवाया गया था, जो कि ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से भी जाना जाता है। अंततः औरंगजेब की जो है 1707 में डेथ हो जाती है, और इसी के साथ दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र में के अहाते में उसको भी दफना दिया जाता है। यानी कि पूछा जाए औरंगजेब की कब्र कहाँ पर है, तो जहाँ पर फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र है अहाते में दौलताबाद में, वहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है, वहीं पर इनको दफन किया गया है। तो ये थी इनके बारे में छोटी छोटी कहानियाँ। तो अब देखते हैं इनका साम्राज्य कहाँ तक था। साम्राज्य विस्तार को देखिए, यदि हम यहाँ पर देखें काबुल, कंधार, यहाँ पर ये आपका काबुल है, कंधार, श्रीनगर, कश्मीर जो कि 1586 के अंदर अकबर के समय में भारत के उसमें मिल गया था, लाहौर जो कि इनकी राजधानी हुआ करती थी, पंजाब, पानीपत जो कि युद्धों की भूमि के तौर पर जाना जाता है, दिल्ली की जो कि राजधानी थी, अंबर, अजमेर, चित्तौड़ जिसमें 1668 के अंदर आक्रमण किया अकबर ने, 69 में रणथंभौर पर किया, इलाहाबाद, पटना के अंदर 1574 में किया, मालवा 1561, गुजरात 1572, उसके बाद जहाँ 1572 के बाद 73 के अंदर जो है जो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा, ये कि गुजरात विजय के उसमें ही करवाया गया था। अब नीचे देखिए बंगाल को कब जीता गया, अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की थी 74 के अंदर। तो इस प्रकार से ये 85 और 86 गोलकुंडा और बीजापुर है, ये औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो है इस साम्राज्य के अंदर मिलाए गए थे। यानी यहाँ पर मानचित्र एक अकबर का शासन का जो 1605 तक का है वो दिया हुआ है, नीचे जो सफ़ेद जो है ये औरंगजेब के समय की कहानी है। अब यहाँ पर देखिए उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं। तो उत्तराधिकार के तौर पर जो मुग़ल परंपराएं थी वो क्या थी। देखिए मुग़ल जो है ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इनका क्या तरीका होता था, माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट की पॉलिसी को ये अडॉप्ट करते थे, उसको अपनाते थे। यानी जो भी शक्तिशाली होता, जो भी सबको पराजित करके अपना साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम होता, वही राजकाज को जो है भोगने का जो उत्तराधिकारी होता था। तो यहाँ पर देखिए उसके अंदर ये विश्वास नहीं करते थे, ज्येष्ठ अधिकार के तौर पर ये नहीं जाने जाते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के, क्या होता है ज्येष्ठ अधिकार, ज्येष्ठ अधिकार के तौर पर जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, वो अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो मुग़ल थे, उन्होंने उत्तराधिकार में वे शहदायाद के मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। किसको, जो शहदायाद, शहरदयाद का मतलब होता है जो सहोदर भी जिनको बोलते हैं, कि जितने भी भाई हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, जैसा कि किसने किया, हुमायूं ने किया था। बाबर की जो इच्छा थी, बाबर की इच्छा के अनुसार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का क्या किया था, विभाजन किया था अपने भाइयों के अंदर, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। और यही तरीका आगे चल के जो मुग़ल थे उन्होंने नहीं अपनाया। ज्येष्ठ अधिकार के उत्तराधिकार या अन्य शासकों के अंदर उन्होंने अपने साम्राज्य को नहीं बांटा। क्या किया जाता था फिर, ये जो भी इसके अंदर शक्तिशाली होता था वो सभी को युद्ध में पराजित करने के बाद, उनको मौत के घाट उतारने के बाद साम्राज्य पर अपना राज तिलक करवाता था। तो मुग़ल और तैमूरों की प्रथा को मानते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ये किसने अपनाया, केवल और केवल हुमायूं ने इसको फॉलो किया था। उसके बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध चले। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुग़ल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठ अधिकार या शहदायाद। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ टॉपिक्स जो इसमें बताया गया है। देखिए इधर राजपूतों के साथ क्या क्या, देखिए जहांगीर की जो माँ थी वो कच्छावा, जो अंबर वर्तमान में जिसको कि जयपुर माना जाता है, उसकी राजकुमारी थी, वहाँ का राजपूत शासक था, उसकी पुत्री थी। उसकी पुत्री के साथ किसके शादी हुई थी, अकबर की शादी हुई थी। अकबर से उस अंबर की जो राजकुमार थी, जयपुर की जो राजकुमारी थी, उससे जहांगीर जो जिसको कि सलीम के नाम से जाना जाता था, वो पैदा हुआ था। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, जो कि ठीक है वह मारवाड़ जोधपुर के शासक राजपूत की पुत्री थी। तो जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था कि शाहजहां की माता कौन थी, जगत गोसाई, जो दहबाई के नाम से जो जानी गई।
बचपन का नाम इसका क्या था, शाहजहाँ का खुर्रम हुआ करता था। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंधों के बारे में, तो इनके बारे में चलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो थोड़ा सा लंबा है और मुगलों के जो संबंध हैं ये रोड हो गए, मेवाड़ हो गए, और फिर किस प्रकार से 1574 के अंदर अकबर ने 70 के अंदर जो नागौर दरबार लगाया था उसके अंदर, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।